हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हर एग्ज़ाम में कुछ न कुछ क्वेश्चन ज़रूर आते रहते हैं। तो आज हम लोग उपसर्ग को पढ़ेंगे और इस लेसन को देखने के बाद, समझने के बाद अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का उपसर्ग से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो वो गलत नहीं होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। ठीक है, शब्दांश का अर्थ होता है कि शब्द का एक अंश अर्थात शब्द का एक टुकड़ा, और अव्यय का अर्थ होता है जिसका व्यय न किया जा सके, जो खर्च न किया जा सके, अर्थात जो शब्द का एक अंश रहता है वो उसी प्रकार रहता है, उसको किसी भी रूप में परिवर्तित न किया जा सके, उसे अव्यय कहते हैं। तो उपसर्ग शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है, तो वो उपसर्ग होता है। दूसरे शब्दों में हम देखते हैं तो उपसर्ग वह शब्दांश या अव्यय है जो किसी शब्द के आरंभ से जुड़कर उसके अर्थ में या फिर मूल शब्द के अर्थ में विशेषता ला दे या उसका अर्थ ही बदल दे, वे उपसर्ग कहलाते हैं। इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं, जैसे प्रसिद्ध है, अभिमान, विनाश और उपकार। तो इन सब में सिद्ध में प्र उपसर्ग लग के प्रसिद्ध हो गया, और मान में अभि उपसर्ग लग के अभिमान हो गया, और नाश में वि उपसर्ग लग के विनाश हो गया, और उपकार में कार जो है मूल शब्द है और उसमें उप उपसर्ग लग के उपकार हो गया। अर्थात हमने देखा कि ये एक मूल शब्द रहता है और उसके आगे एक शब्दांश या फिर अव्यय जुड़ जाता है तो वही उपसर्ग कहलाता है। और उपसर्ग जो है ये कई तरीके से उसके अर्थ में परिवर्तित कर देता है। कभी वो पर्यायवाची के बना देता है, कभी वो विलोम शब्द बना देता है, कभी वो कोई विशेष शब्द बना देता है। ठीक है, तो वही उपसर्ग होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि प्र, अभि, वि और उप उपसर्ग लग के ये सब शब्द बने हैं प्रसिद्ध, अभिमान, विनाश और उपकार। अब हम लोग आगे देखते हैं कि यह दो शब्दों उप प्लस सर्ग के योग से बनता है। उपसर्ग जो है दो शब्दों उप प्लस सर्ग के योग से बनता है। उप का अर्थ होता है समीप, समीप अर्थात पास में, निकट, और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। उपसर्ग का अर्थ है पास में बैठाकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। सृष्टि मतलब निर्माण करना। ठीक है, तो यही होता है कि पास में बैठाकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना, वो उपसर्ग कहलाता है। हार के पहले प्र उपसर्ग लगा दिया गया तो ये एक नया शब्द बन गया प्रहार, जिसका नया अर्थ हुआ मारना। और हार का अर्थ क्या होता है? हार का अर्थ होता है एक तो हारना मतलब जीतना और हारना होता है, और एक हार का मतलब होता है हार, गले का हार। लेकिन यहाँ पे जीतना और हारना से मतलब है इस हार का। तो हार के पहले यदि हम प्र उपसर्ग लगा दिए तो एक नया शब्द बन गया, क्या हो गया? वो प्रहार बन गया, जिसका नया अर्थ हुआ मारना। उपसर्गों का स्वतंत्र अस्तित्व न होते हुए भी वे अन्य शब्दों के साथ मिलकर उनके एक विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। ठीक है, इनका जो उपसर्ग होते हैं उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। यदि हम कहीं पे प्र लिख देते हैं तो कोई इसका मतलब नहीं समझ पाएगा कि प्र मतलब होता क्या है। ठीक है, कोई इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है प्र का। लेकिन यदि हम वही किसी भी शब्द के आगे उसको जोड़ देते हैं, जैसे हमने हार के ही आगे प्र जोड़ दिया तो एक शब्द बन गया और इसका दूसरा ही कोई अर्थ बन गया। तो यही इसमें कहने का, इस लाइन के कहने का तात्पर्य है कि उपसर्गों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन फिर भी वे किसी अन्य शब्द के साथ मिलकर उनके एक विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे इसका सबसे बढ़िया उदाहरण अभी था ऊपर प्रहार, कि प्र का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, लेकिन यदि हम उसको हार के पहले जोड़ दिए तो एक विशेष अर्थ प्रदान करने वाला ये शब्द बन गया, तो बन गया वो प्रहार। तो समझा आप लोगों ने इसे, उपसर्ग को अच्छी तरह से। तो आइए अब हम लोग उपसर्ग की विशेषता देखते हैं कि उपसर्ग की क्या विशेषताएं होती हैं। और दोस्तों मैं यहाँ पे एक और बात बताना चाहूँगी आपको कि उपसर्ग को यदि हम उपसर्ग में को दो भागों में डिवाइड करते हैं, अर्थात जैसे ये प्रहार ही हम शब्द ले लेते हैं तो प्रहार का प्र प्लस हार हो गया। ठीक है,
तो यदि जो शब्दांश होता है जैसे प्र है उसका भी अर्थ और जो हार है उसका भी अर्थ, दोनों को मिलाकर ऐसा अर्थ बने कि दोनों से ये मिलता जुलता है, इन दोनों शब्दों से ये मिलता जुलता शब्द हो तभी वो उपसर्ग होता है। ऐसा नहीं कि एक का अर्थ कहीं कुछ और ही हो और दूसरे का अर्थ कुछ और ही हो, दोनों का अर्थ जो है एक दूसरे से मिलता जुलता हो तभी वो उपसर्ग होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं उपसर्ग की विशेषता। उपसर्ग की 3 गतियां या विशेषताएं होती हैं। कौन कौन? शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। ठीक है, पहली विशेषता है इसकी कि शब्द के अर्थ में एक नई विशेषता लाना। विशेषता मतलब पहचान, नई पहचान लाना। तो जैसे प्रबल हो गया और अनुशासन हो गया, तो ये 2 शब्द हैं। तो पहले तो ये मूल शब्द है बल। ठीक है, मूल शब्द हो गया बल। तो इसके आगे यदि हम प्र जोड़ देते हैं तो ये इसका एक दूसरा शब्द बन गया ये प्रबल। ठीक है, उसी प्रकार अनुशासन है तो इसका मूल शब्द हो गया शासन और अनु हो गया इसके जुड़ के एक बन गया शब्द अनुशासन। तो हमने देखा यहाँ पे कि बल का अर्थ होता है बल, यानी कि बहुत सारा बल हो, उसके अंदर ताकत हो। और प्रबल हो गया उसका एक विशेष अर्थ प्रदान करने वाला बन गया प्रबल, अर्थात बहुत ही तीव्र, मतलब बहुत ही ज़्यादा बल। तो ये एक विशेष अर्थ प्रदान करता है। बल तो ऐसे ही होगा कि ताकत, नॉर्मली ताकत है उसके अंदर, लेकिन प्र जुड़ गया तो वो एक विशेष पहचान उसकी बताता है, विशेष उसकी क्वालिटी दर्शाता है ये कि अर्थात ये विशेष बल हो गया उसके अंदर, बहुत तीव्र बल हो गया। तो दूसरा देखते हैं शासन है, तो उसमें यदि हम अनु जोड़ देते हैं तो अनुशासन। शासन का अर्थ होता है कि बहुत ही नियम कायदे कानून से किसी को बांधना या फिर रखना, वो शासन करना होता है, जबरदस्ती, वो शासन होता है। और अनु जब जुड़ जाता है तो अनुशासन का अर्थ होता है कि स्वतः ही हम कोई नियम को पालन करते हैं। ठीक है, शासन में जबरदस्ती किसी को बहुत ही नियम कायदे कानून में बांधना, उसको रखना, वो शासन होता है। और अनुशासन में ये होता है कि हम किसी भी नियम कानून को स्वतः पालन करते हैं, तो वो हो गया अनुशासन। तो आपने देखा कि यहाँ पे ये एक विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। जैसे शासन में, शासन का अर्थ मैंने बताया कि जबरदस्ती का शासन करना, विशेष नियम और कायदे कानून जबरदस्ती का थोपना, वो शासन। और यदि वही अनु उपसर्ग लग जाता है तो स्वतः शासन हो जाता है, मतलब अपना खुद का अनुशासन, खुद के नियम कानून, खुद से ही नियम कानून में रहना, तो ये होता है अनुशासन। तो आप लोगों ने देखा कि ये शब्द में एक नई अर्थ, नई विशेषता ला देता है। क्या? उपसर्ग। ये उपसर्ग जुड़ने से शब्द में एक नई विशेषता और नया अर्थ आ जाता है। इसकी पहली विशेषता है उपसर्ग की। अब हम दूसरा देखते हैं इसका कि शब्द के अर्थ को उलट देना, अर्थात विलोम कर देना। जैसे असत्य है और अपयश है, इसका विलोम देखिए हम कैसे बनाते हैं उपसर्ग से। जैसे मूल शब्द हो गया ये सत्य, सत्य एक मूल शब्द हो गया और उसके आगे यदि अ उपसर्ग हो लग गया तो हो गया असत्य। तो सत्य अर्थात सच, सत्य का अर्थ होता है सच। और अ जो है ये निषेधवाचक है, अर्थात नहीं के अर्थ में। तो असत्य अर्थात झूठा। तो आप लोगों ने देखा कि सत्य तो होता है, इसका सच होता है, और इसको यदि हम अ उपसर्ग इसमें जोड़ दिए तो ये हो गया असत्य अर्थात झूठ। और दूसरा हम देखते हैं अपयश में, यश जो है इसका मूल शब्द है, यश का अर्थ होता है कीर्ति, नाम, प्रसिद्धि। और उसी में यदि हम अप उपसर्ग जोड़ देते हैं तो ये भी निषेधवाचक है, तो ये भी हो गया बुरी कीर्ति। अप का अर्थ होता है बुरा, हीन, तो इसका अर्थ हो गया अपयश अर्थात बुरा नाम, मतलब बुरी तरह से नाम को बदनाम होना, बुरा यश, अपयश मिलना, तो ये हो गया। आपने देखा कि सत्य का विलोम हो गया असत्य और यश का विलोम हो गया अपयश। किससे हो गया? सिर्फ उपसर्ग जोड़ने से हो गया। सत्य में अ उपसर्ग जोड़ दिए तो असत्य बन गया और यश में अप उपसर्ग जोड़ दिए तो अपयश हो गया, अर्थात दोनों का विलोम हो गया, दोनों का उल्टा हो गया।
तो ये उपसर्ग की दूसरी विशेषता है। अब हम लोग तीसरी विशेषता देखते हैं उपसर्ग की, कि शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन न करके मूल अर्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना, अर्थात पर्यायवाची बनाना। ठीक है, कोई शब्द के अर्थ में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसी अर्थ से मिलता जुलता कोई दूसरा शब्द आ जाता है, मतलब पर्यायवाची बन जाता है। जैसे हम लोगों ने देखा कि मूल शब्द है ये शुद्ध, शुद्ध एक मूल शब्द है, लेकिन यदि हम उसमें वि उपसर्ग लगा देते हैं तो ये भी शुद्ध का पर्यायवाची बन गया विशुद्ध। उसी प्रकार भ्रमण एक मूल शब्द है, और यदि हम उसमें परि उपसर्ग लगा देते हैं तो भ्रमण का, भ्रमण अर्थात घूमना, और घूमने का एक पर्यायवाची शब्द बन गया परिभ्रमण। तो है ना बहुत ही स्पेशल ये उपसर्ग, क्योंकि ये शब्दों का उसमें कोई विशेष अर्थ भी प्रदान करता है, और दूसरा शब्दों को उल्टा भी बना देता है, और तीसरा शब्दों का पर्यायवाची भी बना देता है उपसर्ग। यानी कि इसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं कि ये शब्दों का उलट पलट और हेर फेर भी कर देता है। अब हम लोग देखते हैं उपसर्ग की संख्या। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि संस्कृत में 22 उपसर्ग और हिंदी में 13 और उर्दू में 19 उपसर्ग होते हैं। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं और हिंदी में 13 और उर्दू में 19 उपसर्ग, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में कि संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं और उर्दू में कितने उपसर्ग होते हैं। तो आप इसे दिमाग में अच्छी तरह बिठा लीजिएगा ताकि अगली बार से ये आए तो गलत ना हो आपका ये। अब हम लोग देखते हैं कि हिंदी में प्रचलित उपसर्गों को निम्नलिखित कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो ये जो है 5 भागों में विभाजित किया गया। जैसे संस्कृत के उपसर्ग कुछ होते हैं, कुछ हिंदी के उपसर्ग होते हैं, उर्दू के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग और उपसर्गवत, अव्यय, संज्ञा, सर्वनाम और विशेष्य। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट उपसर्ग हैं उन्हीं उपसर्गों को मैंने यहाँ पे दिया है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे पहले संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत में कितने उपसर्ग मैंने बताया था, 22 उपसर्ग बताया था। देखिए आप लोग यहाँ पर कि संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं और हिंदी में 13, बहुत कम उपसर्ग हैं हिंदी में, और उर्दू में थोड़ा सा ज़्यादा 19 है। तो अभी हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मैंने संस्कृत के 22 उपसर्गों को तो नहीं रखा है, फिर भी कुछ इम्पॉर्टेंट उपसर्ग को रखा है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले उपसर्ग है, फिर उसका अर्थ दिया हुआ है और फिर उससे बने शब्द दिया गया है। तो देखते हैं हम लोग। जैसे ये अति उपसर्ग है, तो इससे अति का अर्थ होता है अधिक। अति, उसका अर्थ होता है अधिक, और अधिक होता है, ऊपर होता है, ठीक है, उस पार होता है। तो इस पे इसका जो है कई अर्थ होते हैं, उपसर्ग के कई अर्थ बन सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे 3 ही अर्थ बन गए इसके कि अधिक होता है, ऊपर होता है, उस पार होता है। तो इसमें जो है हम लोग इसका उपसर्ग से बने शब्द बनाते हैं। अति से उपसर्ग बना शब्द हो गया अतिकाल, अत्याचार, अतिकर्मण, अतिरिक्त, अतिशय, अत्यंत, अत्युक्ति और अतिक्रमण। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम में आ जाएंगे कि अतिकाल दे दिया या अत्याचार दे दिया या फिर अतिक्रमण दे दिया, तो ये पूछ दिया कि इन शब्दों में जो है कौन सा उपसर्ग लगा है। तो आप लोग तुरंत उसको देखिएगा कि इसमें अति उपसर्ग लगा है। ठीक है, और आगे अब हम लोग देखते हैं अधि उपसर्ग और अप उपसर्ग। अधि का अर्थ होता है ऊपर और श्रेष्ठ। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि एक से कई अर्थ हो सकते हैं, एक से अधिक भी इसके अर्थ हो सकते हैं। तो अधि में अधि से उपसर्ग से बना हुआ शब्द हम लोग देखते हैं अधिकरण, अधिकार, अधिराज, अध्यात्म और अध्यक्ष और अधिपति। ये सभी अधि उपसर्ग से बना हुआ है। अब हम अप देखते हैं। अप का अर्थ होता है बुरा, अभाव या फिर हीनता, ये तीनों होते हैं। तो इसका जो है विरुद्ध भी होता है, अप का होता है विरुद्ध भी। तो अपकार, अपमान, अपशब्द, अपराध, अपहरण, अपकीर्ति, अपप्रयोग, अपव्यय,
अपवाद, ये सभी अप से बने हुए उपसर्ग है और ये सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछ देता है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर मैं उन्हीं उपसर्गों की चर्चा करूँगी जो एग्ज़ाम में वो आ चुके हैं या फिर बार बार आते हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे भी अभाव है, अ उपसर्ग लगा है इसमें, और क्या कहते हैं उसके बाद में ये अनु लगा है, आ और अ। तो अ का अर्थ होता है अभाव, अभाव, और अज्ञान, अधर्म, अस्वीकार। ज्ञान में अ उपसर्ग लग के हो गया अज्ञान, धर्म में अ उपसर्ग लग के हो गया अधर्म, स्वीकार में अ उपसर्ग लग के हो गया अस्वीकार। ठीक है। उसी प्रकार अनु का अर्थ होता है पीछे, समानता, क्रम, पश्चात। इतने अर्थ होते हैं अनु के। तो अनुशासन, अनुज, अनुपात, अनुवाद, अनुचर, अनुकरण, अनुरूप, अनुस्वार, अनुशीलन। तो ये हो गया अनु उपसर्ग से बने हुए शब्द। आ उपसर्ग से बने हुए शब्द हम लोग देखते हैं। आ का होता है और, सीमा, समेत, कमी, ठीक है, या फिर विपरीत। तो इसका होता है आकाश, आदान, आजीवन, आगमन, आरंभ, आचरण, आमुख। ये सभी जो है आ से बने हुए शब्द हैं। उसी प्रकार अ से देखिए, अ का अर्थ होता है हीनता, अनादर, पतन, और इससे बने शब्द हैं अवगत, अवलोकन, अवनत, अवस्था, अवसान, और भी ये सब हैं। तो दोस्तों आप लोग जो हम यहाँ पे उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं, हम यहाँ पे इसकी चर्चा कर रहे हैं, आप इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये आपके परीक्षा में आ चुके हैं और आने की भी संभावना है। तो आप लोग प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को बार बार वीडियो मतलब देखना ना पड़े। तो इस वजह से आप लोग इसको नोट डाउन प्लीज़ कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं हिंदी के उपसर्ग। तो उपसर्ग अर्थ उपसर्ग से बने शब्द, ठीक है। तो जैसे अन निषेध के अर्थ में आता है। अन जो है एक उपसर्ग है, शब्दांश है, अव्यय है, ये निषेध के अर्थ में आता है। अनमोल, अलग, अनजान, अनकहा, अनदेखा, ये सभी जो है मोल जो है मूल शब्द है, ये अलग है, अनजान है, अनकहा, अनदेखा, ये सभी जो है इसमें अ उपसर्ग लग के ये एक दूसरा अर्थ बना देते हैं। तो ये अब आगे हम लोग देखते हैं अध, आधे अर्थ में, ठीक है। तो अध जला, अध खिला, अध पका, अध कचरा, अध कच्चा, अध मरा, ये सब अध उपसर्ग से बने शब्द हैं और अध का अर्थ होता है आधा। उसी प्रकार उन उपसर्ग से बने शब्द हैं, तो उन का अर्थ होता है एक कम, जैसे 29, ठीक है, 49, 59, इसमें सभी एक कम है, ठीक है। 29 यानी कि 30 में एक कम है 29, 49 मतलब 50 में एक कम 49, और उसी प्रकार 59 है। और आगे हम देखते हैं भर, पूरा, ठीक। इसका मतलब भर उपसर्ग है और भर का अर्थ होता है पूरा, और इसका एक अर्थ होता है ठीक। तो इस उपसर्ग से बने शब्द हैं भर पेट, भरपूर, भर दिन, अर्थात पेट जो है मूल शब्द है, पूर जो है मूल शब्द है, और दिन जो है वो मूल शब्द है। और इन सब में कौन सा उपसर्ग लगा है? भर, भर उपसर्ग लगा है। तो यहाँ पर जो है इसका अर्थ होता है पूरा, ठीक, अर्थात भर पेट अर्थात पेट पूरा भरा हुआ, अर्थात भरपूर अर्थात पूरी अत्यधिक मात्रा में, और आगे भी हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि दु का अर्थ होता है बुरा, हीन और विशेष। तो दुबला, दुर्जन, दुर्बल, दुकाल इत्यादि। दुकाल दोस्तों यहाँ पे ये नया शब्द आया है, तो आप लोग इसके अर्थ से परिचित होंगे कि दुकाल का अर्थ होता है, दु का अर्थ होता है बुरा और काल का अर्थ होता है समय। तो होता है बुरा समय, और इसमें दु उपसर्ग लग गया है मूल शब्द काल में। उसी प्रकार बल में जो है ये मूल शब्द है, इसमें दु उपसर्ग लगा है, और जन भी है, ये एक मूल शब्द है, इसमें दु उपसर्ग लगा है। और बला ये भी मूल शब्द है और इसमें दु उपसर्ग लगा है। उसी प्रकार है निगोड़ा, निडर, निकम्मा, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? इसमें है नि उपसर्ग लगा हुआ है।
तो नि उपसर्ग में अभाव और विशेष के अर्थ में ये होता है नि। उसी प्रकार अभाव निषेध के अर्थ में होता है अ उपसर्ग, अर्थात अ का अर्थ होता है अभाव और निषेध, और इससे बने शब्द हैं अछूता, अथाह और अटल। फिर नेक्स्ट है क का अर्थ होता है बुरा या हीन, तो इस उपसर्ग से बने शब्द हैं कपूत और कचोट। फिर कु का अर्थ होता है बुरा, कु उपसर्ग है ये, और ये चाल एक मूल शब्द है, और इसके आगे कौन सा उपसर्ग जुड़ा है कु। उसी प्रकार ये क्या कहते हैं, नेक्स्ट है कुचक्र, चक्र के आगे जो उपसर्ग है ये कु है। उसी प्रकार अ का अर्थ होता है हीन और निषेध, तो अवगुण, अवघर, अवसर, अवसान, अर्थात मूल शब्द अवसान में सान, अवसर का सर, घर अवघर का घर और गुण का अ। ठीक है, तो इसमें भी औ ये सारे उपसर्ग लगे हैं, और अ का अर्थ होता है हीन और निषेध के अर्थ में। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे भरपेट, भरपूर, भरसक, भरमार, इसमें सब में कौन सा उपसर्ग लगा है, बहुत ही आसानी से हम लोग समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें भर, सभी में भर उपसर्ग लगा है। भर का अर्थ होता है पूरा। फिर उसी प्रकार है सुपसर्ग, सु का अर्थ होता है अच्छा, और सुडौल, सुजान, सुघड़, सुफल। उसी प्रकार पर का अर्थ होता है दूसरा, पर मतलब दूसरा, तो बाद का भी होता है इसका अर्थ, मतलब दूसरा या फिर बाद का, तो इससे बने शब्द हैं परलोक, परोपकार, परसर्ग, परहित। फिर बिन, बिना, निषेध। ठीक है, मतलब बिन का अर्थ होता है बिना, और निषेध के अर्थ में भी होता है, तो इससे बने शब्द हम लोग देखते हैं बिन ब्याहा, बिन बादल, बिन पाए, बिन जाने। ठीक है, तो ये सब जो है हिंदी से बने उपसर्ग थे, और ये उर्दू के उपसर्ग हैं। जो यहाँ पे दोस्तों मैंने उर्दू के वही उपसर्ग यहाँ पे दिए हैं जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं या फिर आते रहते हैं, और फिर आने की भी संभावना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पूरे 19 उपसर्ग नहीं दिए हैं, कुछ ही दिए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। ला का अर्थ होता है बिना के अर्थ में, तो लाचार, लाजवाब, लापरवाह, लापता। ठीक है, उसी प्रकार बद है, बद का बुरा के अर्थ में, बदसूरत, बदनाम, बद दिमाग, बदमाश, बदकिस्मत इत्यादि। ठीक है, तो इन सब में जो है बद उपसर्ग लगा है, बद का अर्थ होता है बुरा। उसी प्रकार बे उपसर्ग है, बे का अर्थ होता है बिना, तो काम में बे उपसर्ग होके बेकाम, असर में बे उपसर्ग होके बेअसर, फिर बेरहम, बेईमान, बेरहम, ये सब है। उसके बाद कम सिन, काम ख्याल, कमजोर, कम दिमाग, कम जात, तो कम का अर्थ होता है थोड़ा या फिर हीन। गैर है वो निषेध के अर्थ में होता है, तो गैर कानूनी, गैर जरूरी, गैर हाजिर, गैर सरकारी इत्यादि। तो यहाँ पे मैंने बताया कि उतने ही मैंने उपसर्ग लिए हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं या फिर आते हैं। अब हम लोग देखते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सारे उपसर्ग। यहाँ पे जितने भी उपसर्ग मैंने दिया हुआ है सभी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये सभी एग्जाम में आ चुके हैं। अंग्रेजी के उपसर्ग देखते हैं हम लोग, सब, अधीन, नीचे। और आजकल दोस्तों ये होता है कि क्या नाम है, हिंदी में बहुत ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड यूज़ होने लगे हैं, अंग्रेजी का प्रयोग होने लगा है, इसलिए आप लोग इसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आते ही रहते हैं। तो सब, अधीन और नीचे, सब उपसर्ग लगता है तो सब का अर्थ होता है उसके अधीन या फिर उसके नीचे। तो सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। फिर डिप्टी और सहायक का होता है, मतलब डिप्टी का अर्थ ही होता है सहायक, तो इससे बने उपसर्ग से बने शब्द है डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार। उसी प्रकार वाइस का अर्थ भी होता है सहायक, तो वाइसराय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। उसी प्रकार जनरल प्रधान, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, अर्थात जनरल का अर्थ होता है प्रधान। चीफ का अर्थ होता है प्रमुख, तो चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी। और हेड मुख्य होता है, अर्थात हेड का अर्थ होता है मुख्य, मुख्य हेड, तो होता है हेड मास्टर और हेड क्लर्क। ठीक है,
तो आप लोगों ने देखा कि ये सारे शब्द जो है हमेशा प्रयोग में आते रहते हैं और एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं इनसे उपसर्ग। तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़िएगा। अब हम लोग देखते हैं ऐसे उपसर्ग जो क्या कहते हैं अव्यय, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बने होते हैं। और मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि ये उपसर्ग जो है संस्कृत से आए हुए हैं हिंदी में। तो संस्कृत से आए हुए हैं तो फिर भी इसको लोग हिंदी का ही मानते हैं। तो ये उसी प्रकार होता है कि जैसे कि हमारे दादाजी है, उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तो उनके जो है मतलब कि एक उनका पोता है, तो उन्होंने एक प्रॉपर्टी, एक हवेली उनको उनके नाम कर दी है। किसके नाम? अपने एक पोते के नाम, जिसका नाम है कुछ भी है, कुछ XYZ कुछ भी नाम है। तो उसने सोचा कि मतलब कि अब ये प्रॉपर्टी मेरी ही है और किसी की नहीं हो सकती। और तो उसने बोला कि अब मैं इसको किसी को नहीं दूंगा, ये मेरी प्रॉपर्टी। तो ठीक उसी प्रकार है कि ये संस्कृत ने अपनी प्रॉपर्टी हिंदी को दे दी है, कुछ प्रॉपर्टी दी है। तो इसमें हिंदी जो है ऐसा लगता है कि ये इसने कह दिया कि ये मेरी ही प्रॉपर्टी अर्थात हिंदी की ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये उपसर्ग जो है संस्कृत से ही आए हुए हैं। तो ये फिर संस्कृत के उपसर्ग जो है अब हिंदी में गिने जाते हैं। तो देखते हैं हम लोग कौन सी है वो प्रॉपर्टी। आप लोग खुद समझदार होंगे। देखिए, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी आप बहुत ही ज़्यादा समझ चुके हैं उपसर्ग के बारे में। तो आइए हम लोग देखते हैं। अधः, नीचे। अधः देखिए, नाम से ही लग रहा है ये संस्कृत का उपसर्ग है ये। तो अधः, अधः का अर्थ होता है नीचे। अधःपतन, अधोपति, अधोमुखी, अधोलिखित। ठीक है, तो ये अधः उपसर्ग जुड़ के मेन शब्द जो है इसका पतन है, गति है, मुखी है और लिखित है। तो सब में अधः उपसर्ग लग गया। उसी प्रकार अतः, अतः का अंतः, अंतः का अर्थ होता है भीतरी। तो हो गया करण में अंतः उपसर्ग, पुर में अंतः उपसर्ग, मन में अंतः उपसर्ग और देशीय में अंतः उपसर्ग। उसी प्रकार अ का अर्थ होता है अभाव। तो अशोक, अकाल, अनीति, अधर्म, अज्ञान और नीति, इन सब में दोस्तों आप देख रहे हैं कि शोक में औपसर्ग, काल में भी औपसर्ग, नीति में औपसर्ग, धर्म में औपसर्ग और ज्ञान में औपसर्ग और नीति में औपसर्ग। ठीक है, तो सब में औपसर्ग लगा हुआ है। फिर उसी प्रकार है चिर का अर्थ होता है बहुत देर तक, मतलब बहुत समय तक। तो चिरंजीवी, चिरकुमार, चिरकाल, चिरायु, ये होता है चिर से बना हुआ उपसर्ग। उसी प्रकार पुनर है, बहिर है और सत होता है। पुनर का अर्थ होता है फिर, पुनर्जन्म, पुनर्लेखन। और बहिर का अर्थ होता है बाहर, बहिर्गमन, बहिर्जगत, बहिष्कार, बहिर्द्वार। उसी प्रकार सत का अर्थ होता है सच्चा, सज्जन, सत्कर्म, सदाचार, सत्कार्य। तो आपने देखा कि ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये भी, इसके भी उपसर्ग जो है एग्ज़ाम में आ जाते हैं और ये उपसर्ग जो है संस्कृत से लिए गए हैं। तो ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि ये उपसर्ग कहाँ से लिए गए हैं, कभी कभी पूछ देता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि ये उपसर्ग जो है संस्कृत से आए हुए हैं हिंदी में, किंतु अब इन्हें हिंदी का ही उपसर्ग माना जाता है। उसी प्रकार है हम देखते हैं कि का है, का अर्थ है कु, बुरा, मतलब का पुरुष, कुपुत्र। और न का अर्थ होता है अभाव, निषेधवाचक के रूप में है, नगण्य, नपुंसक। उसी प्रकार पुरा है, पुरा का अर्थ होता है पहले, पुरातन, पुरातत्व। स का अर्थ होता है सहित, सपरिवार, सदैव, सचेत। उसी प्रकार आविश, प्रकट होना, बाहर होना, आविष्कार, आविर्भाव। ठीक है, आविश का अर्थ होता है प्रकट होना, बाहर होना। तो आविश मतलब कार में, कार जो है इसका मूल शब्द है, उसमें आविश उपसर्ग लग के हो गया आविष्कार। और उसी प्रकार भाव है तो उसमें आविश उपसर्ग लग के हो गया आविर्भाव। उस प्रकार हम नेक्स्ट देखते हैं तिरस है, जो तिरस का अर्थ होता है तिरछा, टेढ़ा, अदृश्य। ठीक है, तो तिरस्कार, तिरोभाव, इससे बन के हो गया। उसी प्रकार ये पुरस्कार शब्द है, इसमें पुरस उपसर्ग लगा है और पुरस का अर्थ होता है सामने। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रादुर्भाव और प्रादुर्भूत है, तो इसमें प्रादुर उपसर्ग लगा है और प्रादुर का अर्थ होता है प्रकट होना और सामने आना। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि दो उपसर्गों से निर्मित शब्द।
अर्थात अभी तो हम लोगों ने देखा कि एक ही उपसर्ग लगे हुए हैं, किंतु इन शब्दों में हमें दो दो उपसर्ग दिखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जैसे निराकरण एक शब्द हो गया और इसमें निर उपसर्ग लगा हुआ है और आ उपसर्ग लगा हुआ है, दो उपसर्ग लगा हुआ है, निर प्लस आ प्लस करण अर्थात निराकरण। उसी प्रकार प्रत्युपकार है तो प्रति प्लस उपकार हो गया, और उसी प्रकार सु और उसके बाद सम, उसके बाद कृत, तो सुसंस्कृत हो गया। उस प्रकार अनाहार हो गया, समाचार जैसे सम प्लस आ प्लस चार। ठीक है, तो दो उपसर्ग से ये बना है, एक तो सम उपसर्ग यहाँ पे लगा है और एक यहाँ पे आ उपसर्ग लगा है। उसी प्रकार अनासक्ति है तो अनासक्ति में अन उपसर्ग लगा हुआ है और आ उपसर्ग लगा हुआ है, तो हो गया ये अनासक्ति। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि अभी तक तो हम लोग एक ही उपसर्ग लगे हुए शब्द पढ़ रहे थे, लेकिन इसमें जो है दो दो उपसर्ग लगे हुए हैं, और इसके नेक्स्ट में भी यही है, असुरक्षित में भी अ और सु यहाँ पे दो उपसर्ग लग गए हैं, और समालोचना में भी सम और आ दो उपसर्ग लगे हैं, सुसंगठित में भी सु और सम दो उपसर्ग लगे हैं, अनियंत्रित में भी अ और नी दो उपसर्ग हैं, और अत्याचार में अति प्लस आचार अर्थात अति और अ यहाँ पे दो उपसर्ग हैं। उसी प्रकार अप्रत्यक है तो अप्रत्यक मतलब अ एक अलग उपसर्ग है और प्रति एक अलग उपसर्ग है। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक नहीं है, यहाँ पर है अप्रत्यक्ष है। यहाँ पे टाइपिंग में कुछ प्रॉब्लम है, तो यही है कि अप्रत्यक्ष है, तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष में अ एक अलग उपसर्ग लगा हुआ है और प्रति एक अलग उपसर्ग लगा हुआ है, तो ये हो गया अप्रत्यक्ष हो गया। तो दोस्तों उपसर्ग आप लोगों ने भली भांति समझा कि उपसर्ग, मैं यहाँ पे एक समरी बता दे रही हूँ आपको कि उपसर्ग का अर्थ होता है कि कोई भी शब्दांश या फिर कोई भी अव्यय किसी वाक्य के अर्थात किसी शब्द के पहले जब जुड़ जाता है तो उसके कुछ अर्थ में परिवर्तन कर देता है, या फिर अर्थ को उलट देता है, या फिर कोई विशेष अर्थ प्रदान कर देता है, वो उपसर्ग होता है। और उपसर्ग कैसे पहचानेंगे? उपसर्ग हम वैसे पहचानेंगे कि जैसे कोई शब्दांश है और उसके बाद वो मूल शब्द है, तो शब्दांश और मूल शब्द इन दोनों का हम यदि अर्थ निकालते हैं तो वो जो विशेष अर्थ है, विशेष शब्द है, उससे वो मिलता जुलता हो, मतलब उसका भी, उस अर्थ की भी प्रतिछाया उसमें दिखती हो, तभी वो हम पहचानेंगे कि इसमें ये उपसर्ग लगा हुआ है, ये उपसर्ग युक्त शब्द है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग उपसर्ग को काफ़ी एंजॉय किए होंगे, आप लोगों को काफ़ी मज़ा आया होगा इसे समझने में, बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों ने समझा। और मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगी कि उपसर्ग जो है आप लोग इसको ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा कि हिंदी के कितने उपसर्ग होते हैं और संस्कृत के और उर्दू के कितने उपसर्ग होते हैं, क्योंकि ऐसे ही नॉर्मली क्वेश्चन पूछ देता है कि हिंदी में कितने उपसर्ग पाए जाते हैं और संस्कृत और उर्दू में। तो आप लोग जब इसे ध्यान में रखे रहेंगे तो आप लोग इस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। थैंक यू।